स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ की। यह चौथी टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। इससे पूर्व 3 टेस्ट सीरीज़ में अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों अगर आप रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और जो आप तैयारी कर रहे हो उसको अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्न 1, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बी, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। सी, यह एक सतत प्रक्रिया है। डी, यह परिपक्वता तक चलता है। तो इनमें से जो गलत कथन है दोस्तों वो आपको छांटना है विकास के बारे में। और आप साथ ही साथ अपने एक पेन से एक नोटबुक साथ में रखिए और उसमें नोट करते जाइए कि आप पहले प्रश्न में कौन सा आंसर दिया, सही कौन सा, सही है या गलत। आप सही है तो राइट का निशान लगाइए, गलत है तो क्रॉस का निशान लगाइएगा। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, देखिए यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है। यह एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यह तो लगातार चलता रहता है। वृद्धि जो है वो परिपक्वता तक चलती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो परिपक्वता तक चलता है, ये असत्य कथन है, क्योंकि गलत कथन छांटना हमें इस प्रश्न में से। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? यानी जो बच्चे खुद से मौखिक संवाद करते हैं, जो अपने आप से बातें करते हैं, उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? उनको ए, समस्यात्मक वार्ता। बी, अहम केंद्रित वार्ता। सी, व्यक्तिगत वार्ता। डी, भ्रांत वार्ता। तो इनमें से क्या कहते हैं वाइगोत्स्की ऐसे बालकों जो मौखिक संवाद स्वयं से करते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता और भ्रांत वार्ता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आप मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और फिर जो मैं उत्तर देता हूँ उससे अपने उत्तर का मिलान कीजिएगा कि आपका उत्तर सही है अथवा नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की ने ऐसी वार्ता को क्या कहा? व्यक्तिगत वार्ता कहा, कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं वो किस प्रकार की वार्ता कहलाती है? व्यक्तिगत वार्ता। बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है। ये जो कथन है एक तरीके से, या बाल्यावस्था को किसने मिथ्या और परिपक्वता का काल कहा है, ये आपको बताना है। किलपैट्रिक ने। बी, बेंथम। सी, कोलम्ब्रुस। डी, रॉस। बाल्यावस्था को मिथ्या और परिपक्वता का काल किसने बताया? किलपैट्रिक, बेंथम, कोलम्ब्रुस या फिर रॉस ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, जी हाँ, आप मेरे से पहले आंसर करिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉस, डी। रॉस ने जो है वो बाल्यावस्था को मिथ्या व परिपक्वता का काल कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था खाली जगह के मध्य की अवस्था, यानी कौन सी जो एज है वो किशोरावस्था की मानी जाती है अकॉर्डिंग टू WHO? ए, 10 से 19 वर्ष। बी, 12 वर्ष से 19 वर्ष। सी, 12 वर्ष से 18 वर्ष। डी, 13 वर्ष से 19 वर्ष। यानी जो WHO हैं वो किशोरावस्था किस अवस्था को मानते हैं, यानी कितने साल से लेके कितने साल तक की जो उम्र है वो किशोरावस्था में काउंट की जाती है WHO के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों
मैं इसलिए पॉज ले रहा हूँ दोस्तों कि आप अपना जो है अपना व्यू रखें, अपना आंसर चेक करें, देखें एक फाइनल आंसर, फिर तुरंत जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसे मिलान कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए। 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक की जो आयु है, WHO के अनुसार यह किशोरावस्था का काल माना जाता है, 10 वर्ष से 19 वर्ष। अगला प्रश्न, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था या फिर वयस्कता बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता का विकास होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास जो है वो किशोरावस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था। तो पांचवे का सी जो है वो सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है ए मूल प्रवृत्ति पर, बी नैतिकता पर, सी वास्तविकता पर, डी ध्यान पर। यानी जो शिशु है उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, वो किस आधार पर सबसे अधिक व्यवहार करता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर और ध्यान पर। देखिए दोस्तों, एक निवेदन है आपसे कि आप प्रश्न को आराम से समझिए कि वो क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे क्या जानना चाह रहा है। आप 2 बार पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ने के बाद आप आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? देखिए, आपके सामने 5 विकल्प हैं, उनको क्रम से जमाना है। बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न और विभिन्न अनुक्रियाएं, ये सब होता है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो सीखते हैं उसका क्रम क्या है? इन 5 को आपको क्रम से जमाना। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, इस तरीके से। तो आप मिलान कीजिएगा दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया का क्रम। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो पहले हम उत्तर बताने से पहले हम 5 को क्रम से जमा लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो कहाँ, कौन सा उत्तर जो है फिट बैठता है। सीखने के लिए सबसे पहले क्रम पर आता है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक सबसे पहले आता है, अभिप्रेरक होना जरूरी है। उसके बाद में जब जैसे ही अभिप्रेरक होते हैं तो उसे देखकर विभिन्न अनुक्रियाएं होती हैं। यानी सबसे पहले नंबर 3, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं होती हैं, यानी नंबर 5। तो अभिप्रेरक हो गए, उसको देखकर विभिन्न अनुक्रियाएं हुई। उसके बाद में जब वो विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं तो उसको बाधा उत्पन्न होती है, तब उसे बीच में, यानी वो सफल नहीं हो पाता, कुछ उसे मिलता नहीं है, तो बाधा उत्पन्न होती है, यानी नंबर 1। उसके बाद में जब बाधा आती है, उसके बाद में वो प्रयत्न करता रहता है, तो उसी बीच वो सफल प्रयत्न करता है, यानी नंबर 4। और जैसे ही सफल प्रयत्न करता है उसको लक्ष्य मिल जाता है, यानी नंबर 2। तो इस क्रम को अगर देखें तो पहले अभिप्रेरक यानी 3, फिर विभिन्न अनुक्रिया यानी 5, फिर बाधा आती है 1, फिर सफल प्रयत्न यानी 4, फिर लक्ष्य 2। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं?
ए आसुबेल, बी गैने, सी थॉर्नडाइक, डी स्किनर। दी कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी गैने। कौन है? दी कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के जो राइटर हैं वो गैने हैं। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है संकेत अधिगम के अंतर्गत? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, या वातावरण, या मनोदैहिक। यानी जो संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है उसके अंतर्गत। तो दोस्तों संकेत अधिगम के अंतर्गत जो है वो पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। और ये जो पारंपरिक अनुकूलन है दोस्तों, इसको शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं सीखने का। पावलोव ने दिया था ये। पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया है वो उस पर ये सिद्धांत आधारित हैं। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? ए प्रेरणा का अभाव, बी जीवन से न जोड़ना, सी अधिगम परिस्थिति, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? ए प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अधिगम परिस्थिति। देखिए दोस्तों एक बार प्रश्न को आप फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? यानी जो बाकी वाले हैं वो अवरोधक हैं। यानी प्रेरणा का अभाव होना, यानी प्रेरणा नहीं है, वहाँ बच्चे नहीं सीखते हैं, है ना। जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है तो भी हम नहीं सीखते हैं। अधिगम वहाँ आसानी से नहीं होता। लेकिन अधिगम परिस्थिति है जहाँ अधिगम हो रहा है इजीली, अगर ऐसी परिस्थिति है तो वो तो अवरोधक नहीं है ना, वो तो सहायक है उल्टा अधिगम में। तो ये कह रहा है कि अधिगम का अवरोधक कौन है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से अधिगम परिस्थिति जो है वो अवरोधक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? ए पावलोव, बी हल, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? पावलोव, हल, थॉर्नडाइक और कोहलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो सीखने के सिद्धांत हैं उनकी सर्वप्रथम खोज की थी दोस्तों थॉर्नडाइक ने। किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और उपयुक्त सभी। यानी जो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे उनमें से जो कौन सा नियम है जो सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या फिर उपयुक्त सभी? आंसर कीजिएगा आप। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी प्रभाव का नियम। कौन सा नियम? यानी अगर पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं उसका प्रभाव का नियम इस पर काम करता है।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ए, शिक्षण तकनीक, बी, शारीरिक क्षमता, सी, व्यक्तिक विभिन्नता, डी, पारिवारिक स्थिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नता। किस पर ध्यान होना चाहिए एक शिक्षक का? व्यक्तिक विभिन्नता पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT किसके द्वारा दिया गया? लियोपोल्ड बेलक, मॉर्गन एवं मुर्रे, हरमन रोसा, हॉल्ट्जमैन। तो जो TAT जो परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर आपको देना है बेलक, मॉर्गन और मुर्रे, रोसा और हॉल्ट्जमैन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, मॉर्गन एवं मुर्रे। मॉर्गन एवं मुर्रे ने TAT जो परीक्षण है वो दिया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, प्रेक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? प्रेक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ए, एरिक्सन, बी, फ्रायड, सी, पियाजे, डी, थॉर्नडाइक। यानी जो प्रेक्षेपण शब्द हैं उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? एरिक्सन, फ्रायड, पियाजे और थॉर्नडाइक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों आप मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना आंसर दें और उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि आपका जो आंसर दिया गया है वो सही है या गलत। और इस बेस पे आप आउट ऑफ 30 अपने जो मार्क्स हैं उसको रखिए, ताकि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या आपका स्तर क्या है, कॉन्स्टेंटली आप किस स्कोर के आसपास रहते हो, ये काफ़ी मैटर करता है और ये आपकी स्टडी में हेल्प भी करेगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है फ्रायड। फ्रायड ने जो है सबसे पहले प्रेक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। यानी ये जो 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा सही है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर में जो सबसे ज़्यादा प्रबलशीलता होती है वो होती है अमूर्त बुद्धि की। किसकी होती है? अमूर्त बुद्धि, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या फिर खंड या खाने बोल सकते हैं? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ हैं? 220, 80, 120, 180। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या फिर खंड या खाने बोल सकते हैं, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 120। गिलफोर्ड ने जो एक मॉडल बनाया था बुद्धि से रिलेटेड, उसमें कुल 120 खंड हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है? बुद्धि का सबसे चरम विकास किस आयु में होता है? 10 वर्ष ए में, बी में 16 वर्ष, सी में 25 वर्ष, डी में 45 वर्ष।
10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष और 45 वर्ष। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु किस आयु में होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, 16 वर्ष। 16 वर्ष के आयु में बुद्धि का विकास जो है वो चरम बिंदु पर होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? शिक्षण प्रक्रिया में कौन स्वतंत्र चर होता है? विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण विधियां और शैक्षिक वातावरण। विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण विधियां और शैक्षणिक वातावरण, इनमें से स्वतंत्र चर कौन सा होता है शिक्षण प्रक्रिया में? स्वतंत्र चर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, तो पहले देखिए इसमें चर होते हैं, 3 चर मुख्य रूप से बताए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक और हस्तक्षेपी या मध्यस्थ चर बोल सकते हैं। और ये जो हस्तक्षेपी या मध्यस्थ चर होते हैं वह स्वतंत्र व आश्रित चर के मध्य जो हैं वो सक्रिय होते हैं। तो इनमें से स्वतंत्र चर जो है वो शिक्षक होता है। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर शिक्षक होता है। विद्यार्थी जो होता है वो उस पर आश्रित चर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना आवश्यक है। ए, अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। बी, छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए। सी, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए। डी, स्वयं की योग्यता बताने के लिए। तो आपको बताना ये है कि एक शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाना जरूरी है। यानी ऑप्शन ए, अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है। बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है। ए, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि और कहानी विधि। तो जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? खोज विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है समस्या समाधान विधि। कौन सा है? समस्या समाधान विधि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, यानी जो 4 विकल्प है उनमें से शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है वो आपको चुनकर बताना है। ए, बालक का विद्यालय न जाना। बालक का विद्यालय न जाना, ये ए में है। बी में है, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। सी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय एक ही कक्षा में रहना। और डी, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, यानी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। इनमें से जो है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य इन 4 में से कौन सा है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर वो एक ही कक्षा में रहता है तो ये शिक्षा में अवरोधन माना जाता है। बाकी ये शिक्षा में अवरोधन नहीं है कि वो विद्यालय नहीं आ रहा है या विद्यालय छोड़ दिया या प्रवेश नहीं लिया। अगर वो 1 से अधिक वर्ष के लिए एक ही कक्षा में रुकता है तो वो शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। अगला प्रश्न है,
परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? ए. स्मृति एवं समझ आधारित, बी. वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, सी. समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, डी. केवल वस्तुनिष्ठ। यानी जो परीक्षा में है विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, बी. वस्तुनिष्ठ और विषयगत, सी. समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, डी. केवल वस्तुनिष्ठ। तो जो परीक्षा में प्रश्न हैं विद्यार्थियों से किस प्रकार के पूछने चाहिए, ये आंसर आपको करना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी. समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होने चाहिए। किस प्रकार के होने चाहिए? समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यानी निम्नलिखित संरचनाएं जो दे रखी है उनमें से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये जो अधिनियम वो किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षा की, एकीकृत शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की, या फिर व्यावसायिक शिक्षा की? किसकी तरफदारी ये अधिनियम करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी. समावेशी शिक्षा की जो है तरफदारी या वकालत ये अधिनियम करता है समावेशी शिक्षा की। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, ए. अवरुद्ध इच्छा, बी. युद्ध, सी. गुणसूत्र, डी. यौनांगों का तीव्र विकास। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है दोस्तों? तो बाल अपराध का जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो है ऑप्शन ए, अवरुद्ध इच्छा। अवरुद्ध इच्छा यानी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है उनके कारण जो है बाल अपराध होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन और स्वस्थ वातावरण। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन और स्वस्थ वातावरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. स्वस्थ वातावरण। देखिए दोस्तों, ये पूछा कि पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बाकी जो आप देखोगे वो सभी पिछड़ेपन के कारण हैं। चाहे सामान्य बुद्धि का अभाव हो, चाहे उसमें शारीरिक दोष हैं, चाहे विशिष्ट पिछड़ापन है, ये सभी पिछड़ेपन के कारण हैं। स्वस्थ वातावरण तो उल्टा उसके लिए अच्छा है, इसलिए ये इसका पिछड़ेपन का कारण नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है। एक बच्चा जो खाली जगह, यहाँ पे जो उचित शब्द हैं वो आपको रखना है, से ग्रस्त हैं, वह SAW यानी 100 को वॉज यानी WAS और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। यानी जो एक जैसे दिखने वाले जो शब्द हैं उनको तरीके से नहीं समझ पा रहा, नहीं पढ़ सकता है, तो अंतर नहीं कर सकता, तो वह कौन सी बीमारी से ग्रस्त हैं ये आपको बताना है। ए. शब्द जबलिंग विकार, बी. डिसलेक्सीमिया, सी. डिसलेक्सिया, डी. डिस्मॉर्फीमिया। तो वो कौन सी बीमारी हैं जिसमें जो एक समान जैसे दिखने वाले जो शब्द होते हैं उनमें अंतर वह नहीं कर पाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. डिसलेक्सिया। पठन विकार है ये एक,
डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? ए जलोटा ने, बी बाकर मेहंदी ने, सी मेहता ने, डी भाटिया ने। तो भारत में जो सृजनात्मक परीक्षण है, क्रिएटिविटी, इसकी रचना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी बाकर मेहंदी ने जो है सृजनात्मक परीक्षण की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है। बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है अंतर्निहित शक्ति, नवीन क्षमता, सी उत्पादन क्रिया, डी उपयुक्त सभी शक्तियां। एक बालक में जो सृजनात्मकता की जो शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? अंतर्निहित शक्ति, नवीन क्षमता, उत्पादन क्रिया और उपयुक्त सभी शक्तियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी शक्तियां। आज का आखिरी प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का, विद्यार्थियों में तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती हैं। विद्यार्थियों में जो तनाव होता है उसे किस प्रकार जो समस्या है वो दूर किया जा सकता है? शिक्षण से, नियंत्रण से, सी निर्देशन एवं परामर्श से, डी उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों में तनाव संबंधी जो समस्या है उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तनाव संबंधी समस्या को दूर किया जा सकता है दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी निर्देशन एवं परामर्श से। किस प्रकार से? निर्देशन एवं परामर्श से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अपना स्कोर जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है उसको आप कमेंट सेक्शन में भी जाके आप बता सकते हो कि आपका कितना स्कोर रहा है। आई होप ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।